नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। पर अभिलेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पर लिपि की बात है, अशोक के अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, अरमाइका लिपि या कोई नहीं। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? 1001 बार आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछता कैसे कि चाणक्य के या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, अर्थशास्त्र। ठीक है, यह पूछ देता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य। दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो दोनों सही होगा और एक ही ऑप्शन कोई आपको दिया हुआ रहता है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? गणित, विज्ञान, इंडिका या रसायन शास्त्र। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, यानी सी इसका राइट आंसर है, इंडिका। अगला है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? सेल्यूकस, वर्धमान, कलकत्ता या कोई नहीं। तो देखिए, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का निकेटर राजनीतिक था। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। अगला हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा में इन तीनों का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए, बिंदुसार भी हुए, अशोक भी हुए। तीनों जो है महत्वपूर्ण राजा हुए हैं बौद्ध धर्म में। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसके लिए देखिए हमने एक ट्रिक बनाया है और बहुत बार जेटेट में भी आपका आया हुआ था। तो देखिए, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अस्त हुआ। इससे क्या हुआ? चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य और बी से देखिए बिंदुसार और अ से देखिए अशोक। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? बिंदुसार था। यानी बिंदुसार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। और ये अशोक किसका? तो अशोक जो है बिंदुसार का बेटा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया? आपका नाती हो गया। ठीक है, तो ये दादा हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दादा हो गए। अशोक जो हुए वो कौन हो गया? तो पोता हो गया। ठीक ना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य दादा हुए। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि अशोक के दादा का क्या नाम था? तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। याद रखिएगा अशोक के दादा का नाम। तो ये एकदम पूरा याद रखिएगा क्लियरली। चंद्रबिंदु अस्त हुआ यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। ठीक है, यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको ट्रिक बना दिया। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या प्रश्नजीत या कोई नहीं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो गया? अभी आपको हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अशोक के दादा का नाम। उसके बाद है, अशोक के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रश्नजीत या कोई नहीं। तो अशोक के पिता का जो नाम था वो अभी आपने देख लिया। चंद्रबिंदु अस्त हुआ, वो ट्रिक हमने आपको दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बिंदुसार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा।
बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? अब देखिए चंद्रबिंदु वस्तु हुआ, जो पहले है वो पिता है और जो बाद में है वो बेटा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बिंदुसार के पिता का नाम कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ट्रिक याद रख लीजिएगा, चंद्र और बिंदु अस्त हुआ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार हो गया कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया। अशोक कौन हो गया? तो बिंदुसार का बेटा हो गया। और अशोक कौन हो गया? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पोता भी हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, अशोक का नाम अभिलेख में क्या मिलता है? अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय या चक्रवर्ती। तो अशोक का नाम देखिए अभिलेख के अनुसार देखिएगा तो वहाँ जो मिलता है वो है आपका देवनाम प्रिय। अशोक का नाम अभिलेख में देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी है। अगला है, अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है? देखिए सब जगह अशोक का नाम अलग अलग मिलता है ना। अभिलेख में आपको क्या मिला? तो देवनाम प्रिय मिला। और अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है? अशोक, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय या कोई नहीं। तो अशोक का नाम पुराण में जो है अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित था? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो कलिंग का जो प्राचीन राज्य है वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वो उड़ीसा में है, ठीक ना। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़ के लिए, बकरी के लिए, हाथी के लिए या घोड़ा के लिए। तो कलिंग जो था आपको यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो आपका प्रसिद्ध था हाथी के लिए। क्या है? हाथी के लिए कलिंग प्रसिद्ध था। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? यानी अशोक का कितने वर्ष का शासन हो रहा था जब उन्होंने कलिंग का आक्रमण किया? 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, 9वें वर्ष या 11वें वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें वर्ष। अशोक ने अपने शासन के कितने? तो 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। ये कलिंग का आक्रमण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोक का। यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप सभी देख लीजिएगा। और इसके लिए हम अलग से आपको एक ट्रिक भी देंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। कौन सा शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन सा? तो 13वां शिलालेख। एकदम याद रखिएगा, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है ये। किस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय का दिल बदल दिया और युद्ध नहीं करने की ठानी? 1001 बार आ गया प्रश्न है और MBBI प्रश्न है कि कौन सा युद्ध ने सम्राट का अशोक का हृदय में दिल परिवर्तन किया और युद्ध नहीं करने की ठानी? वह युद्ध का नाम क्या था? कलिंग युद्ध, नरसिंह युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध में हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। अशोक ने खुद ही यहाँ पर देखा खून बहते हुए नदियों की धारा और लोगों को चीखते बिलखते हुए, जिसके कारण अशोक का यहाँ पर हृदय जो है परिवर्तन हो गया और उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध नहीं करने की ठानी। तो ये कलिंग का युद्ध ही था। अगला है, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या सौ धर्म। तो अशोक ने कलिंग युद्ध में हृदय परिवर्तन किया और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया अशोक ने। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, हरेंद्र, वीरेंद्र या सभी। तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। क्या था? अशोक के पुत्र का नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर महेंद्र था, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने गया था। और अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघ था, संघमित्रा था, अमरावती या प्रियदर्शी। तो अशोक के पुत्री का नाम जो था वो आपका संघमित्रा था, ठीक है। और अगला प्रश्न है, अशोक के पुत्र एवं पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? तो अशोक के जो पुत्र एवं पुत्री थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या कोई नहीं। तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए हुए थे, क्योंकि बहुत बार जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये पूछा गया प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को ख्याति किसने प्राप्त करवाया? तो वो ये अशोक ही थे, जिन्होंने सभी को भेज कर पूरे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय में इसका प्रचार करवाया। तो श्रीलंका भेजा गया था कौन? तो अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे थे। अशोक के उत्तरापथ यानी उत्तरी पथ जो थी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली या स्वर्णगरी। तो अशोक के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी जो थी वो आपकी यहाँ पर तक्षशिला को माना जाता है। ये भी आया हुआ प्रश्न है। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगरी। तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी जो थी वो आपको तोसली माना जाता है, कलिंग प्रांत की राजधानी। अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती के प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या पाटलिपुत्र। तो अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। अशोक के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला,
उज्जैनी, स्वर्णगिरी या पाटलिपुत्र। तो अशोक के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी जो थी वो आपका स्वर्णगिरी थी। अशोक के प्राची साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या तक्षशिला। तो अशोक के प्राची साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपका पाटलिपुत्र था। आहत सिक्के किसको समझा जाता था? आहत सिक्के के नाम से किसको जाना जाता है? सबसे महंगा सिक्का को, सबसे प्राचीन सिक्का को, सबसे महानतम सिक्का या सबसे पुराने सिक्के को किसको माना जाता है? आहत सिक्का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे जो प्राचीन सिक्का था ना, जो सबसे प्राचीन सिक्का था, जो सबसे पुराना सिक्का था, उसी का नाम है देखिए आहत सिक्का और उसी को कहा जाता है आहत सिक्का। राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कल्हण ने, अशोक ने, कौटिल्य ने या कोई नहीं? ये राजतरंगिणी देखिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु आपके टेक्स्ट बुक का पाठ्यक्रम का है और अब तक 1001 से ज़्यादा बार ये सारे एग्जाम की बात करेंगे तो आपको पूछा गया है और टीचर भर्ती में तो 101 से ज़्यादा बार आपको पूछ दिया गया है, तो आपका भी आ सकता है। और आप देख लीजिए बहुत ही MBBI प्रश्न है जो कि आपको टेक्स्ट बुक से आप लोग पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक से पढ़ के जाइएगा ना तो जितना प्रैक्टिस सेट में आप मेहनत कर रहे हो केवल टेक्स्ट बुक का प्रश्न पढ़ के जाइए तो उससे आपको हम बता देते हैं 50% ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ भिड़ने वाला है आपको टेक्स्ट बुक वाला लोग जो पढ़ के जाएंगे। तो आप अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा और टेक्स्ट बुक वाला सारा PDF यहीं से परचेज कर लीजिएगा जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कल्हण ने की। राजतरंगिणी पुस्तक में किस जगह का वर्णन मिलता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। पाकिस्तान का, पश्चिम बंगाल का, कश्मीर का या कोई नहीं? ठीक है, तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखा गया है और कल्हण ने जो इस पुस्तक पर लिखा है उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। एकदम याद रखिएगा, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है और उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। क से कल्हण और क से कश्मीर यानी कल्हण ने कश्मीर का वर्णन किया है। कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने या कोई नहीं? तो देखिए कश्मीर पर जो विजय प्राप्त किया था वो आपका यहाँ पर देखिए कनिष्क है। कुषाण शासक कनिष्क ने कश्मीर पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया था? कनिष्क जो था उसने कनिष्कपुर नगर बसाया, वो कहाँ बसाया था? कश्मीर में, कन्नौज में, उज्जैन में या हुबली में? कहाँ पर बसाया? तो कनिष्क ने जो कनिष्कपुर नगर बसाया वो आपका देखिए यहाँ पर कश्मीर में बसाया था। ये भी प्रश्न बहुत ही MBBI बार बार पूछा जाता है, अब बहुत लोग नहीं बना पाते। तो बस टेक्स्ट बुक देखिए, चाहे आप जौने कौन एग्जाम दे रहे होंगे सब में यहाँ पर टेक्स्ट बुक का आवश्यकता है। NCERT टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए। जितने भी लोग आकलन परीक्षा दे रहे हैं सभी के लिए यह नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए यह दाम बहुत ही कम कर दिया गया है। तो हिस्ट्री का नोट्स केवल आप 30 रुपये में यहाँ पर परचेज करके पढ़ सकते हैं, केवल हिस्ट्री का यदि आप चाहते हैं तो ऐसे सारे सब्जेक्ट का नोट्स बन करके तैयार है। तो देखिए पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? 1001 बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से ही यह प्रश्न छपा है। तो मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है वो आपको लिखा गया है विशाखादत्त के द्वारा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी प्रश्न 1001 बार आपके एग्जाम में आ गया है। तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक जो है वो लिखा गया है वानभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? तो कादम्बरी नामक पुस्तक जो है वो आपको लिखा गया है वानभट्ट के द्वारा। यह प्रश्न भी बहुत ही MBBI प्रश्न है और जितना MBBI प्रश्न है सभी आपके टेक्स्ट बुक से ही मिल रहे हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक को देखना नहीं भूलेंगे। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या विशाखादत्त? यह 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही MBBI है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा होगा। क्या होगा? विष्णु शर्मा। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? यह भी प्रश्न देखिए आपका टेक्स्ट बुक से है और यह प्रश्न आपका आया हुआ है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग पूर्ण में, प्रयाग कर्म में या कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त के क्रियाकलाप का जो वर्णन है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के क्रियाकलाप का वर्णन है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन है, विक्रम का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या कोई नहीं। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किए थे वो आपके हैं, देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, सूरदास, अबुल फजल या टोडरमल। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि में किनका नाम आता है? देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो एक है आपका कालिदास का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? 1,00,000 बार ये प्रश्न पूछा गया है और देखिए ये आपको 6 क्लास के टेक्स्ट बुक में मिला। आप क्या समझते हैं? आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है, चाहे आप जिस किसी एग्जाम को निकालना चाह रहे हो। सारे टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न हमारे तरफ यहाँ पर आपको नोट्स दिया जाता है, जो कि केवल टेक्स्ट बुक का, और हम केवल टेक्स्ट बुक का ही तैयारी करवाते हैं। चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा, चाहे जिस किसी एग्जाम में दे रहे हो। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या कुमारगुप्त ने? किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त के तब से किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। मगध विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या कोई नहीं। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है कि हर्षवर्धन ने देखिए अपनी राजधानी जो है पहले थानेश्वर था और थानेश्वर की जगह कनौज को बनाया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो इसका राइट आंसर कनौज हो जाएगा और राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? 1,00,000 बार ये प्रश्न पूछा गया होगा, 1,00,000 बार पूछा गया होगा। और आपके टेक्स्ट बुक का है, बताइए 6ठे क्लास का है और एकरों में लोग फेल कर रहे हैं, क्या बात है? तो सारे टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को देखिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था आपसे पूछा गया है। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। देखिए एक ट्रिक होता है, हवन से हर्ष होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ ट्रिक भी हम दे दिए हैं। जब आप घरों में हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो किस लिए करते हैं मेरे प्यारे शिक्षक बंधु? हर्ष होने के लिए, खुशी होने के लिए पूजा होती है। तो एक तरह से याद रखिएगा कि हवन से हर्ष होता है। हवन का मतलब है देखिए ह्वेनसांग और हर्ष का मतलब है हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला है, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है किस में? हर्षवर्धन ने जीवनी किस में लिखा हुआ है हर्षवर्धन का? हर्षनामा में, हर्ष चरित्र में, हम सफर में या कोई नहीं। ठीक है, तो हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी हुई है वो आपकी लिखी हुई है हर्ष चरित्र में। किसमें लिखा हुआ है? हर्ष चरित्र में। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या सभी? तो हर्षवर्धन ने इन सभी की रचना की है। नागानंद की भी रचना हर्षवर्धन ने और रत्नावली की भी रचना हर्षवर्धन ने, प्रियदर्शिका की भी रचना हर्षवर्धन ने, और यह सभी नाटक था। तो इस सभी के नाटक की रचना जो है हर्षवर्धन की तरफ से ही किया गया है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, अशोक ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हरिसेन, सिंह विष्णु, नरसिंह प्रथम या कोई नहीं। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो आपका देखिए था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कश्मीर, चिलकारम, कांचीपुरम या गोपुरम। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कश्मीर, चिलकारम, कांचीपुरी या गोपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा कांचीपुरम। कांचीपुरम वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रेशम उत्पादन या कोई नहीं। ठीक है, तो रांचीपुरी जो है, कांचीपुरम वर्तमान में जो है आपका सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिल्क उत्पादन के लिए।
कांचीपुरी का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया थे? कांचीपुरी मोला तो बहुत बार आया है। चाणक्य ने, राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अमोघ वर्ष ने, किसने करवाया? तो देखिए राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के तरफ से यहाँ पर जो है इसका निर्माण करवाया गया है। पल्लव वंश में कितना हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था कृषि से? यानी कृषि से पल्लव वंश में कितना हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था? 1/2 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 भाग या 1/8 भाग? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग जो है वसूला जाता था। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी अभी देख रहे हैं ये सारा, देखिए आपको प्रश्न में पूछा गया होगा, कभी न कभी आप याद कीजिए और आप गलत बना के आए होंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जो है यहाँ टेक्स्ट बुक पढ़ के गए होंगे, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ के गए होंगे और आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट पढ़ के गए होंगे जो कि कहीं से ऐसी छाप के लोग दे देता है, तो वो सफिशियंट नहीं है। आपको सफिशियंट देखिए यहीं के है, टेक्स्ट बुक के। तो टेक्स्ट बुक वाला नोट्स जरूर पढ़ के जाइएगा, लास्ट तक भी पढ़िए, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अभी आपको 30 रुपये में मिल रहा है, तो सभी को लेकर के जुड़ के पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।